नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल न्यूज विद एस्पोरेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम धातु अधातु की दूसरी पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले पार्ट में 10 क्वेश्चन को कर रखा था, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताएं। ये प्रश्न आप ऑलरेडी कर लिए थे। अगर उस प्रश्न को नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप जरूर देख लें। आज हमारा ये धातु अधातु का दूसरा लेक्चर होगा। विज्ञान आप लोग पढ़ रहे हैं और ये क्लास 10 के धातु अधातु का कौन सा है, दूसरा लेक्चर होगा। सब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें आप पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव भी कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उनको लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा लेक्चर को, पार्ट 3 के केमिस्ट्री के। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न आपका धातु अधातु का होगा, ये कुछ इस प्रकार दे रखा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कई बार प्रत्येक बोर्ड से, चाहे आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, इंडिया के किसी भी बोर्ड से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से, ओवरऑल मैं सभी बोर्डों की बात कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन प्रत्येक बोर्ड में प्रत्येक साल 1-2 साल के अंतराल में पूछा गया है। करीबन 10 सालों की अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों के, तो 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपके पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना जो होता है प्यारे बच्चों 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। कैरेट सोने को जो है उनकी शुद्धता मापने का मात्रक है कैरेट, तो 24 कैरेट के होते हैं। तो आंसर लिखना है आपको कि उत्तर जो है 24 कैरेट। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। पहले बच्चों ज्वेलरी जो होते हैं, ज्वेलरी जो आप जानते हैं, आभूषण बनाने के लिए कि कितने कैरेट का सोना का उपयोग किया जाता है, तो आप ध्यान में रखिएगा 22 कैरेट सोने का उपयोग ज्वेलरी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। मैं प्यारे बच्चों में बोल रहा हूं कि धातु अधातु एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जितना भी प्रश्न कराऊं सभी इंपॉर्टेंट है। ये आज दूसरी लेक्चर है और धातु अधातु की ये अंतिम लेक्चर भी है। कुछ यही 30 के आसपास क्वेश्चन को आप करेंगे और उम्मीद रखिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है प्यारे बच्चों? 24 कैरेट का। और आभूषण बनाने के लिए जो यूज किया जाता है, कितने का किया जाता है? 22 कैरेट का। तो उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर जो है 22 कैरेट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि भाई मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु भाई मिश्र से ही आपको समझ में आए। मिश्र मतलब मिक्सर, मिश्र मतलब मिक्सर, कोई भी चीज का मिला हुआ, ठीक है। धातु तो आप जान ही रहे हैं मेटल, तो मिक्सर मतलब कि कोई भी चीज का मिलावट। तो मिलावट भाई मिश्र धातु किसको कहते हैं? तो मिश्र धातु कहते हैं 2 या, सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, प्यारे बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी कहते हैं प्यारे बच्चों, समांगी जो मिश्रण होती है वो हम किसको कहते हैं? समांगी। तो कहते हैं समान मात्रा में या समान अनुपात में, समान मात्रा या फिर समान अनुपात में। ऐसा नहीं कि अगर आप धातु मिला रहे हैं, मैं धातु की बात नहीं, आपको एज ए सिंपली उदाहरण दे रहा हूं कि आप चीनी से शरबत, चीनी और पानी से आप शरबत बना रहे हैं, ये ना कर दें कि आप चीनी ही दे दें 1 kg और पानी दे दें आप 20 ml। ऐसा नहीं, चीनी और पानी की जो मात्रा होनी चाहिए, अनुपात जो होनी चाहिए, ये समान होनी चाहिए। अब मात्रा में तो बराबर नहीं कर सकते। चीनी अगर 1 kg देंगे तो 1 kg आप पानी नहीं दे सकते, ठीक है। 1 kg आप वाटर नहीं देंगे, लेकिन जो चीनी 1 kg के लिए वाटर रिक्वायर्ड होगा, मान लीजिए 1 kg अगर चीनी बनाते हैं तो 10 लीटर अगर वाटर रिक्वायर्ड है, तो अब उस हिसाब से अगर 100 ग्राम चीनी देते हैं तो 1 लीटर पानी देंगे। तो कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण की समान अनुपात में एक मिश्रण होगा, उसी को कहेंगे मिश्र धातु। अब ध्यान रखिए मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक धातुओं के ही मिश्रण होते हैं और धातुओं के नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको याद भी हो जाती होगी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि मिश्र धातु किसको कहते हैं भाई? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कुछ उदाहरण अगर आप चाहें तो उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं सर पीतल होगा। क्या होगा? पीतल होगा। अगर कोई पूछ दे कि भाई कौन से है मिश्र धातु, तो पीतल है, कांसा है, सोल्डर है। और ये भी क्वेश्चन आपको कराएंगे अभी तुरंत। पीतल, कांसा, सोल्डर, ये सब इनके क्या हुए? उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कुछ इसी प्रकार से कि तांबा तथा जस्ता से बने मिश्र धातु का नाम बताएं।
ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तांबा और जस्ता, देखिए दो, एक तो धातु तांबा हुआ, एक तो जस्ता हुआ, तो दो धातुओं के जब मिश्रण किए एक मिश्र धातु बना, तो जो मिश्र धातु बना ना प्यारे बच्चों, उनका नाम पूछ रहा है कि क्या बनेगा। तांबा और जस्ता जब मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों तांबा और जस्ता जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, पीतल बनता है। याद रखिएगा, तांबा प्लस जस्ता पीतल बनता है। टीजे जब मिलता है तो पी बनता है, ठीक है, टीजे जब मिलता है तो पी बनता है। आप जैसे बीजेपी याद रखते हैं, जैसे याद रखिएगा टीजेपी, ठीक है, टीजेपी, टी से तांबा, जे से जस्ता और पी से पीतल, टीजेपी। बीजेपी आप याद रख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसलिए तांबा जस्ता पीतल, टीजेपी याद रखिएगा। तो क्या बनता है भाई, पीतल बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये कि तांबा तथा टीन से बने मिश्र धातु का नाम, या टीम लिखाया, टीन से बने मिश्र धातु का नाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जिस तरह तांबा और जस्ता को मिलाए टी प्लस जे, मतलब टी प्लस जे मिलाए पी बना, इसी प्रकार जब आप तांबा प्लस टीन को मिलाएंगे, मतलब क्या, टी प्लस टी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, के बनेगा। याद रखिएगा, के बनेगा, टी टी के, टी टी के। आप लोग जब ट्रेन में जाते होंगे तो टीटी से डर लगता है, किससे, तो टीटी के, टीटी के ही से डर लगता है ना, टीटी के आने से डर लगता है, किसके आने से, टीटी के आने से डर लगता है। जैसे याद करना, तांबा और टीन को मिलाए तो क्या बना, के फॉर कांसा, तो टीटी के आने से डर लगता है। और टीजेपी जैसे कि आप याद रखते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार आपको याद रखना है टीजेपी। तो तांबा और टीन से क्या बना प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। अगला प्रश्न देखिए, सोल्डर, ठीक है, सीसा और टीन से क्या बनता है भाई। सीसा और टीन, ये एक सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होता है। उसमें आपका कंफ्यूजन होगा कि तांबा और जस्ता में मिला दिए तो क्या होगा, तांबा अगर जस्ता में मिला दिए क्या होगा, टीन में मिला दिए तो क्या होगा, ये कंफ्यूजन था। इसलिए हमने आपको बताया कि टी जेपी, तांबा जस्ता मिलाएं भाई पित्तल बना, और टीटी के आने से डर लगता है, मतलब तांबा और टीन मिलाएं तो कांसा बन गया। इसमें कोई ऐसा नहीं है, इसमें सीसा तथा टीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई, एक ही क्वेश्चन है सीसा तथा टीन, इससे 3 क्वेश्चन, ये मिश्र धातु का क्वेश्चन कुछ कोई भी बोर्ड एग्जाम्स में है तो 3 ही क्वेश्चन ये जो मैनुअली दे रखे हैं हमने, एक तो कराए पहले 2 और 1, यही 3 क्वेश्चन अगर मिश्र धातु में पूछेंगे तो ये पूछते हैं। तो सीसा तथा टीन से बने मिश्र धातु को याद रखिएगा क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, सोल्डर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। संक्षारित हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जल्दी से, जिसमें जंग वगैरह वगैरह नहीं लगती, जो धातु खराब नहीं होती, उसी को संक्षारण बोलते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो कौन सी धातु है प्यारे बच्चों जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, खराब नहीं होती है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें राइट आंसर आपको बता रखे थे कि एक तो सोना हो गया और दूसरा क्या हो गया, चांदी हो गया। सोना और चांदी ऐसी धातु है जो जल्दी से खराब नहीं होती है, ये हवा में मतलब नमी में क्या करते हैं, रिएक्शन जल्दी नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है, सोना एवं चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर शायद प्रश्न है, और 18वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि ऐसे धातु का उदाहरण दें जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। प्यारे बच्चों धातु का उदाहरण कमरे के ताप पर द्रव होता है, क्या कहने का क्या मतलब भाई, कमरे के ताप पर द्रव होता है, कहने का क्या मतलब है। तो कहने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, कह रहा कमरा का जो मिनिमम तापमान होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है भाई, रूम के जो टेम्परेचर होते हैं, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर कुछ होता है, बुखार लगने पर जो टेम्परेचर हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे कॉमन रूम, आप कहेंगे सर मैं हीटर लगा दूंगा, तो वो नहीं, रूम का जो मैनुअली टेम्परेचर होता है नॉर्मली, तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है उसमें कोई ऐसे धातु का नाम बताएं कि कमरे के टेम्परेचर में अगर उस धातु को रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव मतलब लिक्विड बन जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि ऐसे धातु का उदाहरण जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। तो उनका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, पारा हो जाएगा। पारा एक ऐसी धातु है ना प्यारे बच्चों जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है। राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 19वां नंबर कुछ इस प्रकार दे रखा है कि ऐसे धातु का उदाहरण जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। ऐसे धातु का उदाहरण दें जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। प्यारे बच्चों उष्मा की जगह कभी कभी विद्युत भी दे देता है, तो ध्यान में रखिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है, जिसको आप कॉपर कहते हैं। एग्जाम में आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, कॉपर। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, कॉपर। अच्छा चालक कहने का क्या मतलब है कि जिसमें उष्मा, उष्मा मीन्स हीट,
और एक तो हीट जाएगी, एनर्जी जाएगी, प्लस आपकी कौन सी एक विद्युत मतलब करंट जो सबसे अच्छी आसानी से जा सकती है, जिसमें ज़्यादा करंट आपके खराब नहीं होंगे। खैर इसको डिटेल में विद्युत चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे धातु का उदाहरण दें जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉपर। क्या लिखना है? कॉपर। और कॉपर को क्या बोलते हैं भाई? चांदी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि ऐसे धातु का उदाहरण दे, ऐसे धातु का उदाहरण दे जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई आप बोलेंगे सर धातु को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल भाई। अब कौन सी धातु को काटा जा सकता है इनको भी बता। अब कहने का क्या मतलब है, एक आप रॉड ले लीजिए, रॉड को क्या आप चाकू से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। इजी वे में काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो ये धातु तो है लेकिन आप काट नहीं सकते हैं। और भी कई चीजें हैं जिनको आप धातु से मतलब चाकू से नहीं काट सकते। तो भाई क्या चीज है? चांदी जो है, चांदी अगर मैं चांदी का अगर सिक्का दे दूं तो आप बोलेंगे सर नहीं काट सकते, लेकिन चांदी की छोटी बटुक कोई चीज दे दो तो उनको कट कर सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं। उसके लिए भी रेतना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसी धातु भी है प्यारे बच्चों जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सोडियम। उनका नाम है सोडियम। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लिखेंगे उत्तर में सोडियम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na आपको लिखना एग्जाम में नहीं है, हम आपको बता दिए सोडियम। ठीक है प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि ऐसे धातु का उदाहरण दें जो उष्मा का सुचालक है। सुचालक नहीं होगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? कुचालक। कुचालक है। ऐसे धातु का उदाहरण दें जो उष्मा का कुचालक है। क्या कुचालक कहने का क्या मतलब है सर? कुचालक कहने का क्या मतलब है? आपने तो बताया सर सुचालक, हमने समझ गया कि सुचालक कहते हैं उनको जिसमें उष्मा आसानी से जा सके, और कुचालक किसको कहते हैं भाई? तो कुचालक कहते हैं जिसमें उष्मा नहीं जा सके। उष्मा नहीं जा सके उसे को कुचालक बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण देना है जो उष्मा का क्या है? कुचालक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो कुचालक वैसा कौन है प्यारे बच्चों? तो उनका जो सही आंसर हो जाएगा लेड और मरकरी। लेड या फिर मरकरी एक ऐसा धातु है प्यारे बच्चों जो उष्मा का कुचालक है। सर लेड किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? लेड हम कहते हैं शीशा को। शीशा को ही लेड कहते हैं। शीशा आप लोग घरों में होगा तो आप उसमें करंट भिरवा दीजिएगा, करंटवा पर उस पर थोप दीजिएगा तो करंट बोलेगा ना चाचा हम इसमें ना जा सकते, ये हमसे बड़ है। तो ठीक है, तो लेड जो है उसमें आपका नहीं जाएगा उष्मा, तो ये क्या होगा? आपका सुचालक नहीं, क्या होगा? कुचालक है। ठीक है, और मरकरी भी तो आप बूझ ही रहे, तो दोनों क्या है? उष्मा का कुचालक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22वां नंबर। फिलहाल इसका उत्तर क्या है? लेड या मरकरी। 22वां नंबर प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों कि एक अधातु का उदाहरण दें जो विद्युत का सुचालक है। एक यहाँ अधातु होगा, अधातु। ठीक है, अब सर बोलेंगे सर आपने तो बताया कि धातु उस चालक होती है और धातुएं तो क्या होती है? कुचालक होती है। हम बोलते हैं भाई कोई गाय ऐसी भी होती है जिसके पूंछ नहीं होती है, कोई गाय ऐसी भी होती है जिनकी पूंछ नहीं होती है। लेकिन आप क्या बोल देंगे कि सभी गाय की पूंछ नहीं होती है? ऐसा आप नहीं बोल सकते। आप क्या बोलेंगे कि सर कुछ कुछ अपवाद में भी आते हैं, कुछ कुछ क्या आते हैं? अपवाद में भी आते हैं। तो इसी प्रकार है कि एक अधातु का उदाहरण दें जो विद्युत का सुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत जा सकती है। तो वो कौन सा अधातु होगा प्यारे बच्चों? वो होगा ग्रेफाइट। अब बात आती है सर ग्रेफाइट किसको कहते हैं? तो ग्रेफाइट प्यारे बच्चों हम किनको बोलते हैं ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं, नहीं जान रहे? ऑलरेडी जान रहे हैं। ग्रेफाइट बोलते हैं प्यारे बच्चों आप बचपन में या अभी भी यूज करते हैं पेंसिल का, वो वाली चौक वाली को पेंसिल हम लोग नहीं बोलते हैं। पेंसिल जो घरों में आप यूज करते हैं, रूल जिसको बोलते हैं, ठेठ भाषा में उसको क्या बोलते हैं? रूल बोलते हैं। तो वो रूल जो होता है उसमें एक डंडी जैसा इस प्रकार का रहता है आपका ब्लैक कलर का, जो डंडी जैसा रहता है ब्लैक कलर का, वही होता है ग्रेफाइट। अगर आप उनको प्लग में अंदर में कर देंगे, कभी जो बोर्ड है, बोर्ड में अगर आप उसको प्लग इन कर दें, मतलब प्लग में अगर उस रूल को अंदर कर दें तो आपको करंट लग सकती है। ऐसा सावधानी बिल्कुल बरतें। ये मत सोचे कि भाई प्लास्टिक वगैरह वगैरह कुछ लकड़ी है तो इसमें करंट नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्रेफाइट एक ऐसी, ग्रेफाइट क्या है? ऑलरेडी जो पेंसिल में यूज होता है क्या है? वो तो अधातु है, लेकिन एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत जा सकती है। तो ठीक है, तो अधातु का उदाहरण दें जो विद्युत का क्या है? सुचालक। तो ग्रेफाइट इनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 3 नंबर में। कितने नंबर में? 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। भाई प्लेटिनम भी एक सोना चांदी की तरह ही होती है, जिसका ज्वेलरी, आभूषण बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो पूछेंगे सर क्यों, आखिर प्लेटिनम, सोना या चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? लोहा का काहे नहीं यूज करते हैं? हाँ, लोहा का, एल्युमिनियम का काहे नहीं यूज करते हैं? प्लेटिनम, सोना या चांदी का काहे यूज करते हैं? तो इसके लिए तो कुछ तो कारण होगा भाई कि प्लेटिनम, सोना। आप बोलेंगे सर वो महंगा होता है। भाई महंगा तो हमने बना रखा, महंगा तो सोना चांदी को हमने ना बनाया। उसका ज्यादा खरीदारी करेंगे, कम मिलेगा तो महंगा होगा ही नहीं भाई। हाँ, कम मिलेगा तो महंगा होना ही है। तो प्लेटिनम, सोना और चांदी का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए 3 रीजन हम बताएंगे, आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जाएंगे, और ये 3 रीजन स्पेसिफिक है, 100% आपको याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे। तो 3 रीजन क्या है? प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये अभिक्रियाशील धातु नहीं है, कम अभिक्रियाशील धातु है, कम लो रिएक्टिविटी है इनकी। कम अभिक्रियाशील धातु कहने का मतलब आप बूझ ही रहे होंगे, कम अभिक्रियाशील कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अभिक्रिया जल्दी से नहीं करती है। हमने पहले से ही बता रखा हो कि सोना चांदी जल्दी से अभिक्रिया नहीं करती है। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, झगड़ा लड़ाई ये किसी से नहीं करते। भाई मैं शांत हूँ, क्योंकि महान लोग जो होते हैं वो उतना झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये महान है क्योंकि इसके दाम ज्यादा है, और दाम ज्यादा वाले ज्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं। ये कम अभिक्रियाशील है, इनको कोई लेना देना नहीं है। और भाई और तो कुछ बात होगी, एक ही रीजन दोगे, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या होगा भाई? मुकेश अंबानी क्या है? मुकेश अंबानी महंगा आदमी है या नहीं है बोलेंगे सर तो मुकेश अंबानी अगर महंगा आदमी है तो उसकी चमक धमक भी तो होगी, अच्छी चमक होगी, कपड़ों में अच्छी चमक होगी, रिन बार यूज करके नहीं, ऐसे वाली चमक होगी। आप अच्छे आदमी हैं तो पहनावट भी अच्छी होगी, गाड़ी वाड़ी अलग अलग चमक होगी। चमक कहने का मतलब यहाँ और ओरिजिनल वाली ये जो चमक, चमड़े की चमक की बात नहीं कर रहा, मतलब चमक एक पहचान तो होगी, तो उसकी पहचान है। तो इसमें क्या होती है? प्लेटिनम, सोना चांदी में क्या होती है भाई? चमक होती है, अधिक चमक होती है, चमकता ज्यादा है। और तो कोई रीजन बता दो भाई। तो भाई मैंने तो बताया कि जल्दी से क्या होती है? खराब नहीं होती है। क्या? महंगी चीज जल्दी से क्या होती है? खराब नहीं होती है। तो महंगी चीज कौन है भाई? ये सोना चांदी। तो जल्दी से क्या नहीं होगी? संक्षारित नहीं होगी। तो ये 3 रीजन है जिनके कारण प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। पहला तो हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? पहला हमने पढ़ा कि इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि अभिक्रियाशील कम करती है, चमक ज्यादा होती है, संक्षारित नहीं होती है। तो इन्हें को लिखना कैसे? तो सिंपली आप जनरली में लिखेंगे उत्तर, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि पहला, यह बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है, दूसरा इसकी चमक तेज होती है, और तीसरा यह संक्षारित नहीं होती है। ओवरऑल आपने समझा? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 24वां नंबर। 24वां नंबर आपका प्रश्न है कि भाई भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखें। देखिए भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखना है, तो भर्जन और निस्तापन प्यारे बच्चों अंतर ही आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अंतर ही पूछा जाता है, कभी भर्जन और निस्तापन को नहीं पूछा जाता। मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि भर्जन और निस्तापन में जब भी अंतर पूछा जाएगा 3 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहां तक कि ये क्वेश्चन इतना फेमस है कि 12th के एग्जाम में भी पूछ लेता है 3 नंबर में कि भाई बताओ भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भर्जन कहते किसको भाई? अयस्क को ना भाई, अयस्क आप जान रहे होंगे। अब बोलेंगे सर अयस्क नहीं जानते हैं, मैं लिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, पूछता नहीं है। अब बोलेंगे सर अयस्क के लिए आपको तो खनिज बताना होगा, तो बिल्कुल बता रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए क्या जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो खनिज क्या है बच्चे? खनिज पहले जानिएगा तब अयस्क को आप समझ पाइएगा। खनिज कहते हैं प्यारे बच्चों पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है, पृथ्वी की जो गर्भ होती है, पृथ्वी के जो अंदर होते हैं, प्राकृतिक रूप से कुछ पाए जाता तो वो या यौगिक पाए जाते हैं। क्या तत्व पाए जाते हैं भाई? कोयला पाए जाते हैं, पेट्रोलियम पाए जाते हैं, कई चीज पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, अवरक पाया जाता है, सोना पाई जाती है, चांदी पाई जाती है। तो किसके बीच? तो किसके बीच? तो पृथ्वी के भूगर्भ में। तो उसी को बोलते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से, हमने तो जनरेट नहीं ना किया है, कृत्रिम उत्पादन नहीं है, तो क्या है? प्राकृतिक रूप से है प्यारे बच्चों। तो कोयला और कई चीजें ऐसी है जो प्राकृतिक रूप से क्या है? भूप्रपट्टी में पाई जाती है, जिसको हम खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब बोलेंगे सर अयस्क किसको कहते हैं? तो भाई वो खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में, जिसमें अधिक मात्रा में धातु विद्यमान हो, धातु जिसमें अधिक मात्रा में रहती है तथा जिसे कम खर्च में एवं आसानी से प्राप्त किया जाए,
अयस्क कहलाता है। सर बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो बोलेंगे भाई कहाँ माथा रखे हो, हम बोल रहे हैं कि खनिज जो है ना, क्या है खनिज, खनिज तो बोले कि पृथ्वी के भू परपटी में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यौगिक याता, तो उसको खनिज बोलते हैं। और अयस्क बोलते हैं वैसा खनिज जिसमें क्या पाया जाता है, धातु पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में धातु पाया जाता है प्यारे बच्चों, और जिसको कम खर्च में एवं आसानी से निकाला जा सके। सर कम खर्च का क्या मतलब है? सर अगर हम कोई चीज निकालते हैं कहाँ से, तो कुआं से। कुआं में क्या है भाई, कुआं में हमने डुबा दिया अपना पेंसिल, कुआं में हमने अपना पेंसिल, थोड़ा सा उदाहरण लेके समझिए, कुआं में हमने पेंसिल डुबा दिया। आप बोलेंगे पेंसिल को निकालेंगे कैसे, तो हमने पेंसिल निकालने के लिए कुआं के लिए क्या खरीदा भाई, मोटर खरीदा जिसको आप पंप बोलते हैं, पाइप खरीदा, ठीक है, पाइप खरीदा, तार खरीदी और कई चीज़ों खरीदी। उसके बाद कुआं के सभी पानी को कुआं से बाहर निकाले, उसके बाद 5 रुपए का पेंसिल निकाले। आप बोलेंगे सर इतना कौन करेगा, एक 5 रुपए की पेंसिल के लिए 6000 का मोटर खरीदेगा, पाइप 2000 का खरीदेगा, तार 2000 का खरीदेगा, ससुरा बिक नहीं जाएगा 10,000 का। तो बोलेंगे भाई खर्चा तो ज्यादा हो गया, काहे निकाल लेंगे उसको, नया नहीं खरीद ले, तो बोलेंगे बिल्कुल खरीद लेंगे। तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि वैसा खनिज प्यारे बच्चों जिसमें धातु तो विद्यमान है और जिसे कम खर्चे में निकाला जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खनिज बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, जिसको कम खर्चा में निकाला जा सके। किससे, वैसा धातु जिसे खनिज से कम खर्च में निकाला जा सके, अयस्क बोलते हैं। अब आती है बातें भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन किसको बोलते हैं भाई, भर्जन बोलते हैं, देखिए भर्जन कहते हैं सल्फाइड अयस्क जो होती है, ये आपको डिटेल से नहीं, से कार्बन चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सल्फाइड जो अयस्क होती है प्यारे बच्चों, सल्फाइड अयस्क में को जब वायु की उपस्थिति में, सुनिएगा, सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में, मतलब प्रेजेंस ऑफ वायु, वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो यह क्या होती है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। खैर हमें आपको लिखा रहे हैं। और निस्तापन किसको बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क को। कार्बोनेट अयस्क कहने का मतलब CaCO3, इस टाइप के कुछ कार्बोनेट अयस्क होते हैं जिसको क्या किया जाता है, हवा की अनुपस्थिति में, सुनिएगा, हवा की क्या कहते थे, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, या फिर वायु को, अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, ठीक है, सीमित वायु में अधिक मात्रा में। अब बोलेंगे सर वायु की उपस्थिति और सीमित वायु में क्या अंतर है, तो भाई वायु की उपस्थिति मतलब कि यहाँ तो उपस्थिति कहने का मतलब है कोई दिक्कत नहीं जितना हवा है, इसमें सीमित वायु का यूज किया जाता है, क्योंकि बिना वायु के आप बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लगा सकते, ठीक है, इस कारण से। तो चलिए लिखते हैं, ज्यादा डील में हम नहीं जाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। उत्तर लिखते हैं निस्तापन भर्जन के लिए। तो भर्जन किसको कहते हैं, इसके अंतर लिखना है कि इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में वायु क्या किया जाता है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और दूसरा कारण क्या है कि यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त है। थोड़ा सा लंबा खींच दिया इसको, यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त है। दो रीजन आपने समझ लिया भर्जन के लिए। आइए देखते हैं निस्तापन के लिए। निस्तापन के लिए है इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। आप बोलेंगे सर आप अभी बोले सीमित, भाई सीमित लिखो या अनुपस्थिति लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपके एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए कि इस प्रक्रिया में वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। ये आप वर्ड लिखना ही है कि इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और यह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त है। भर्जन जो है प्यारे बच्चों, भर्जन, भर के देगा जन कौन, सल्फाइड, और कार्बो कौन होगा, तो निस्तापन। ये याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो आप इसको लिख के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, याद रह ही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि पारा या मरकरी का प्रमुख अयस्क का नाम बताएं। भाई अब ये कैसा क्वेश्चन, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई पारा और जो मरकरिया निकला ना, वो कौन सा अयस्क था जो इससे निकला, कौन सा इसका प्रमुख अयस्क था जिसमें पारा और मरकरी पाया जाता, तो भाई आप लिखेंगे सिनेबार। क्या, सिनेबार। सिनेबार एक ऐसा अयस्क है जिसमें पारा और मरकरी प्रचुर मात्रा में मतलब निकाला जाता है। या पारा मरकरी का प्रमुख अयस्क कौन है, सिनेबार है। राइट आंसर आपको क्या लिखना है भाई, सिनेबार लिखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां नंबर कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें। जैसे पारा का जाने की क्या होता है, पारा का सिनेबार होता है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन होगा, तो इसका होगा बॉक्साइड। क्या होगा, बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड होगा इसका राइट आंसर। एल्युमिनियम ए से होगा भाई, और बॉक्साइड बी से होगा। एक का बी होगा, एक का बी होगा, याद रखिएगा। अब बोलेंगे सर पारा के लिए कोई नहीं बताया, तो पी और एस, देखिए बच्चों
ए का बी होगा, पी का एस होगा। आप बोलेंगे सर इसका बताए आप ट्रिक, ए का बी होगा इसका तो नहीं। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही दोनों में से पूछेगा, आप भूल जाइएगा तो ए फॉर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, बी फॉर, पी फॉर आपका पारा और एस फॉर सिनेबार, याद रखिएगा। क्यू और आर छोड़ दीजिए, पी एस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, इसका आंसर आप बॉक्साइट देख लिए। अगला प्रश्न ये आपका, और ये आपका अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर का, जिसको हम अभी तक धातु अधातु कर रहे थे। उनका क्वेश्चन देखें कि क्या भाई धातु क्या है और अधातु में क्या अंतर है। आखिर धातु अधातु में अंतर क्या है। ससुरा इतने देर से पढ़ रहे हैं कि धातु ये है अधातु ये है, तो ये अंतर क्या है, इसमें कुछ तो अंतर होगा। आइए देखते हैं अंतर। देखिए धातु क्या है बच्चों, धातु क्या होती है, एक तो ये कठोर होती है, आप लोग जानते होंगे। धातु क्या होती है, कठोर होती है। सर हाँ हमने जानते हैं कठोर होता है। अरे मुहुआ में मार दो, लोहा ले लो, एक हथौड़ा ले लो और कपारे ठोंक दो, क्या हो जाएगा, कठोर होगा या नहीं होगा, होगा भाई कठोर है। या फिर लोहा को ले लो और पटक दो रोडवा पे, टूटेगा नहीं टूटेगा। एक तरफ लकड़ी ले लो, ठीक है, लकड़ी लेना है, लड़की नहीं लेना है, लकड़ी ले लेना, लड़की ये सब टूट जाएगी बकलोल ये सब, तो लकड़ी लेना है प्यारे बच्चों। अब लकड़ी लेना है, अब लकड़ी को क्या करें, लकड़ी को क्या करना है, लकड़ी को आपको पटक देना है रोड पे। आप बोलेंगे सर कच्चा लकड़ी, कच्चा लकड़ी नहीं, आपको सूखी लकड़ी लेना है। वैसे कच्चा को भी पटकेंगे कमजोर होगा, टूट जाएगा। तो क्या होती है, ये तो कठोर होती है और ये क्या होती है, ये भंगुर होती है, मतलब ये टूट जाती है, ठीक है। हम आपको बताएं कि कुछ चीज अपवाद में भी आते हैं, अपवाद को आपको नहीं लेना है, सूखी और कच्ची नहीं करनी है, तो भंगुर होती है। दूसरा इधर आपको उदाहरण, इसमें चमक होती है प्यारे बच्चों, चमक होती है। अब इसमें क्या चमक है, आप बोलेंगे कोयला में क्या चमक है प्यारे बच्चों। सर कोयला में तो अपने चमक है, वो काला है, लेकिन वो चमक नहीं कहलाएगा। आप बोलेंगे सर हम आपको बोले पानी लाने हैं, तो आप क्या कीजिए, पानी की जगह क्या ले दीजिए, पेट्रोल। आप बोलेंगे सर यही तो भी पेट्रोल में पानी जैसा दिखता है, इसमें क्या अंतर है, यह मतलब ये ढार देने से बहने लगेगा, तो पेट्रोल और पानी में अंतर है प्यारे बच्चों। इस तरह चमक जो है, और इसमें क्या होती है, चमकहीन होती है, इसमें चमक अपनी नहीं होती है, चमक नहीं होती है। और भी उदाहरण तो होगा, तीसरा उदाहरण क्योंकि 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो तीसरा उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, ये आप बताइए। देखिए तीसरा उदाहरण क्या है, चलिए पहला उदाहरण देख लीजिए फिलहाल में। आपका क्या होगा, पहला उदाहरण ही आपका तीसरा होगा कि सभी धातु चमकीले होती है। दूसरा क्या है कि सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। हम सोचे आप बताएंगे, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया। तो सभी धातु क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अभी आप बोलेंगे सर आपने तो बताया एक ऐसा भी धातु है जो उसमें क्या क्या होता है, कुचालक होता है, कौन, लेड या फिर मरकरी। तो हमने तो वो भी बताया था कि कुछ गाय की क्या नहीं होती है, पूंछ नहीं होती है भाई, तो उसको अपवाद में लाते हैं। तो ओवरऑल सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। अगला आपका क्या है, तो सभी धातु क्या होती है, कठोर होती है, कठोर होती है। आइए देखते हैं धातु और अधातु में जो अंतर है, उनमें अधातु के गुण, उसमें हमने धातु के पढ़े, अधातु के। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि धातु के गुण को बताइए। अरे भाई धातु और अधातुओं में अंतर है, धातु के बारे में जो बताए उनका गुणे ना हुआ। हम आपके बातें में बताएं कि भाई लड़का जो है संस्कारी है, क्या है, संस्कारी है, ये गोरा चिट्टा है भाई, पढ़ने में ठीक ठाक है। क्या बताइए, गुण बताएं या हम क्या बताएं, अंतर बताएं। अंतर को अगर हम बताएं कि ये लड़का लड़की में क्या अंतर है, तब ना अंतर होगा। और वो अंतर, ये लड़कियाँ जो अपना गुण है और अपना गुणे में ना अंतर करेंगे ना, क्या अंतर कर देंगे कि ये लड़की है भाई इनके बाल बड़े बड़े हैं ये छोटे, ये गुण थोड़ी ना हुआ, ये तो विशेषता हो गया उनका। ये तो विशेषता भी नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये तो फिजिकली जो बनाया गया है वो हुआ, बनावटी थोड़ी ना आपको बोल रहा है, तो गुण को बताना है। तो यहाँ आप क्या पढ़े कि अधातु में क्या होती है, चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। और मैक्सिमम जो अधातु होती हैं विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती है। किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के, याद रखिएगा। अगला आपका है कि अधातु अक्सर क्या होती है, भंगुर होती है, पटकने से टूट जाती है। एक अधातु, एक कोयला ले लीजिए, पटक दीजिए ससुरा, एक के बार पटकने से 3-3 किलो का वजन है तो 200 ग्राम में टूट जाएगा। ओवरऑल प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा
आपने टोटल 27 प्रश्न किए। इस चैप्टर से कितने प्रश्न किए प्यारे बच्चों? 27 प्रश्न किए और सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप इस चैप्टर को क्या करें, एक बार और रिवाइज करें, दोबारा वीडियो को देखें, समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। प्यारे बच्चों, आपकी कोई भी डाउट रही है तो बहुत बहुत आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर आप लोगों को वाचिंग। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8434122623 पे। और प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें और इस वीडियो के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर सके मजबूत। इसी शब्दों के साथ हम आते हैं, मिलते हैं आपके बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।